प्रणाम मित्रों। तो चलिए हम लोग संध्या के बाद नामक कविता के दूसरे पद को पढ़ते हैं। शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता नीराजन। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन। मंथन धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन। दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर। सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। कवि लिखते हैं कि शंख घंट बजते मंदिर में, लहरों में होता लय कंपन। अर्थात शाम हो चुकी है और मंदिरों में आरती की तैयारियां हो रही हैं। और जब मंदिरों में आरती हो रही है तो शंख और घंटे बज रहे हैं, और उन शंख और घंटों के बजने के कारण जो गंगा जल है उसकी लहरों में कंपन हो रहा है। आगे वे लिखते हैं कि दीप शिखा सा ज्वलित कलश, नभ में उठकर करता नीराजन। अर्थात मंदिर के शिखर पर जो कलश लगा हुआ है वह भी एक दीपक की भांति सूर्य की लालिमा में नभ में ऊपर उठ करके आरती कर रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि तट पर बगुलों सी वृद्धाएं विधवाएं जब ध्यान में मगन। अर्थात जो बूढ़ी और विधवाएं औरतें हैं वे लोग गंगा में स्नान करके गंगा आरती को एकटक निहार रही है, इसलिए कवि उन लोगों को बगुलों सी कहते हैं, यानी कि वे लोग बगुले की भांति जब ध्यान में मगन हैं। अपने सफेद वस्त्रों के कारण विधवाएं जो हैं वे बगुलों सी प्रतीत होती हैं। आगे कवि लिखते हैं कि मंथन धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर्रोदन। जो बूढ़ी और विधवा औरतें हैं उनका जो अंतर्रोदन यानी उन लोगों का जो दुख है वह गंगा के धीमी धार के साथ बह जाता है। बाहर से उनके दुख को कोई नहीं देख सकता। आगे कवि लिखते हैं कि दूर तमस रेखाओं सी उड़ती पंखों की गति सी चित्रित। अर्थात जो एक कतार में पक्षी उड़ रहे हैं वे लोग एक काली रेखा के समान चित्रित हो रहे हैं, अंकित हो रहे हैं, यानी कि वे लोग एक काली रेखा के समान दिखाई पड़ रहे हैं। आगे वे लिखते हैं सोन खगों की पाती आर्द्र ध्वनि से नीरव नभ करती मुखरित। अर्थात पक्षियों की जो पंक्ति है वे लोग अपने शोर से, अपने चहचहाहट से शांत आकाश को भी गुंजायमान बना देती है, उसमें गुंजार भर देती है। आगे वे लिखते हैं कि स्वर्ण चूर्ण सी उड़ती गोरज, किरणों की बादल सी जलकर। अर्थात जब गायें अपने घर को लौटती है सांझ के समय तो उनके दौड़ने से, उनके खुरों से जो धूल उड़ती है उन पर सूर्य की किरण पड़ने से वे सुनहरी हो जाती हैं और ऐसा लगता है जैसे कि बादल की ये किरणें जल गई हैं। आगे कवि लिखते हैं कि सनन तीर सा जाता नभ में, ज्योतित पंखों कंठों का स्वर। अर्थात जब आकाश में पक्षियों के कंठ का सन सन करता तेज स्वर गूंजता है तो वह आकाश में तीर के समान सन करते हुए निकल जाता है। अर्थात इसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जब शाम हो जाती है उसके पश्चात मंदिरों में आरतियां शुरू होती हैं, शंख घंट बजते हैं। जितनी भी वृद्धाएं और विधवाएं महिलाएं हैं वे लोग ध्यान जप में मगन हैं। उसी के साथ साथ उनके जो अंतर मन का रोदन है, यानी कि उनका जो दुख है वह गंगा के धीमी धारा के साथ बह जाता है। बाहरी कोई भी इंसान उस रोदन को नहीं देख सकता। उसी के साथ साथ जितने भी पक्षी हैं वे लोग पंक्ति बना करके अपने घर को लौटते हैं और गायें भी शाम को धूल उड़ाती हुई अपने घर चली जाती हैं। और साथ ही साथ जब पक्षियां अपने घर जाती है तब उनके कंठ से जो स्वर निकलता है जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो सन सा कोई तीर आसमान में चला गया हो। यहीं पर संध्या के बाद नामक कविता का दूसरा पद भी समाप्त होता है। इसके तीसरे पद को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।